आज का जो विषय है गैंग चार्ट की हम तैयारी कैसे करेंगे, तो मैंने इसीलिए पहले आप लोगों से बोला था। होता क्या है कि पीपीटी या कोई नोट्स शेयर हो जाने पे कि ये हम शेयर कर दे रहे हैं ग्रुप में, आप लोग देख लीजिएगा, तो हम आप कभी देख नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैंने बोला था कि गैंग चार्ट और जो है रूल्स लेकर के अगर बैठेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो हम स्टार्टिंग चलते हैं। देखिए, आप सभी लोगों को पता है आज की इसमें मीटिंग में हमारे सब विद्वान प्रोसिक्यूटर्स जुड़े हुए हैं और हमारे विद्वान जजेस जुड़े हुए हैं, हमारे पुलिस अधिकारी भी इसमें कई डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं। इसलिए हम स्टार्टिंग से पुलिस के भी एंगल से लेकर के और जो है प्रोसिक्यूटर के एंगल से लेकर के और ओवरऑल जजेस के एंगल से लेकर के हम इसमें डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रश्न नोट रखिएगा, देखना आ रहा नहीं, अपना प्रश्न नोट रखिएगा और जब आपको कोई क्वेरी करनी होगी, मैं कोई सारी क्वेरी रिमूव करने का प्रयास करूंगा और लास्ट में आपको जब अवसर रहेगा तो फिर लास्ट में आप लोग पूछिएगा, ठीक है। और अगर नहीं आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है, कुछ हो रहा है तो बीच में आप बता सकते हैं। हमारे वाला मोबाइल उसने क्लोज किया है ना, तो उस पर नंबर तो वही होगा, यहाँ से वो आएगा तो पता चल जाएगा ना। देखिए, सबसे पहले तो हम इस पर डिस्कस करेंगे कि उधर बढ़ जाओ, गैंग चार्ट को लेकर के क्या क्या समस्याएं पहले आती है। तो एक बार दिमाग में आपकी कुछ समस्या पहले से भी होगी, आप लोगों ने देखा होगा, और कुछ समस्या जो हमको समव्यवहार करते हुए समझ में आई है वो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले ये होता है कि थाने वाले ये बोलते हैं, जिस थाने का गैंग चार्ट बन रहा है वो ये कहता है कि हम अपने थाने के ही मुकदमे दर्शित करेंगे, हम दूसरे थाने पे क्यों बनाएं, या कभी कभी ये होता है कि हम एक ही मुकदमे पे बनाएंगे, हम सारा मुकदमा क्यों लगाएं। दूसरा होता है कि जैसे मान लीजिए 2026 में आप गैंग चार्ट बना रहे हैं तो 25-26 से कोई कभी मुकदमा ही गैंग के खिलाफ नहीं है, 2023 में मुकदमा उसके खिलाफ था, उसी पे अब आज आप कार्रवाई करना शुरू कर रहे हैं। इधर देखो, ये बंद देखते रहना, तुम इधर से बैठे रहो, इधर देखते रहो। दूसरी चीज ये हुआ कि बरामदगी के आप फर्द बरामदगी प्रॉपर रूप से नहीं लगी है, और बरामदगी मान लीजिए जो आर्टिकल लूटा गया है, जो आर्टिकल दोनों से जुड़ लेना, उससे पता चलता रहेगा। जो आर्टिकल लूटा गया है वो आर्टिकल रिकवर नहीं है, उसकी जगह पैसा रिकवर है और उसी के आधार पर आपने कार्रवाई कर दी है। गैंग लीडर स्पष्ट नहीं आप कर पाते हैं, गैंग लीडर कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। हमने कभी देखा है कि सदस्य के खिलाफ 10 मुकदमा दर्ज है, गैंग लीडर के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज है, तो जिसका मर्जी उसे गैंग लीडर नहीं बनाया जाता है। उसमें ये देखा जाएगा कौन सा गैंग लीडर बनने की दृष्टि से उचित है, तो उसी को बनाया जाएगा। तीसरा ये है कि जो गैंगस्टर के उद्देश्य है वो कभी कभी नहीं लिखे रहते हैं, आर्थिक लाभ का उल्लेख नहीं होता है, स्पीक एंड चूज रहता है, सह अभियुक्तों को छोड़ दिया जाता है, तमाम लिख की त्रुटियां रहती हैं, धारा 2 ख की परिधि में आ रहा है नहीं आ रहा है, इसकी अनदेखी की जाती है, साक्षियों के भयभीत होने का कोई साक्ष्य नहीं रहता है, प्रारूप जो छपाया है, जैसे ये लग रहा है जैसे क्या करते हैं हमारे पुलिसकर्मी कि शब्द ब शब्द FIR अंकित करने की जो परंपरा है, उसी के हिसाब से नियमावली से गैंग चार्ट लेकर के, या मान लीजिए कहीं से गैंग चार्ट लिए तो उसको एज इट इज ऑब्लिक करके लिखना शुरू कर देंगे। ये भी तथ्य जनपदी अंतर जनपदी दोनों लिखा हुआ है, बीच में ऑब्लिक लगा हुआ है, इसके बाद दोनों लिख रहे हैं, वो काट नहीं रहे, मतलब अपना विधिक मस्तिष्क प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ये गलती होती है। व्हाइटनर लगाते हैं कभी कभी सही करने, मतलब क्या करते हैं हम, थोड़ा सा लापरवाही के चक्कर में फिर कौन दोबारा गैंग चार्ट बनाए, व्हाइटनर लगा लेते हैं, ब्लेड का प्रयोग करके काट देते हैं, दस्तावेज जो हमने संलग्न कर रखा है वो अपठनीय है। अब क्या करते हैं, मान लीजिए गैंग चार्ट हुआ, हमारे प्रोसिक्यूटर ने उस गैंग चार्ट में कोई कमी देखी आपकी दृष्टि में और उस कमी की तरफ आपको इंगित किया कि ये कमी है, तो वो क्या करते हैं कि दिए अपने जो भी उनका गैंग चार्ट बनाता है थाने में, ऊपर का सारा फॉन्ट दूसरे मोटाई लंबाई चौड़ाई है उसमें है और नीचे वाला फॉन्ट दूसरे में हो गया। इससे पता लग रहा है कि आपने प्रिपेयर ठीक ढंग से नहीं किया, अक्सर ऐसा दिखता है। तिथियों में कोई तार्किक मेल नहीं रहता है, विलंब होता है और बार बार पुनरावृत्ति होती है, और कभी कभी तो ये लिख देते हैं कि गैंग चार्ट विधिक अभिमत के अनुक्रम में बनाया गया या विधिक राय लेकर के बनाया गया। एकल अपराध है गैंग चार्ट में, इसको जरा शेयर करो, स्क्रीन जो चल रहा है, एकल अपराध है और इसके बाद भी किनारे नहीं कर रहा है, एकल अपराध है, इसके बाद भी जो जमानत के दुरुपयोग का कॉलम है उस पर जी हां लिख रखे हैं।
देखिए, अब इसलिए मैं स्टार्टिंग से शुरू करता हूं। ये तो जो कुछ कमी हमको रोज दिख रही है उसको मैंने आप लोगों के सामने इंगित किया। अब मैं प्रयास करूंगा कि स्टार्टिंग से क्या क्या करना है उस बिंदु पे करते चलें। तो बंद तो नहीं हो गया ये, एक एक बढ़ाते रहना इसको। यहां से बढ़ेगा। देखिए, सबसे पहले जब आप गैंग चार्ट की तैयारी करना ये सोचते हैं कि गैंगस्टर की कार्रवाई की जानी है, तो सबसे पहले मैं अपने थानेदारों से मुखातिब होना चाहूंगा कि जल्दी जल्दी में जब आप गैंग चार्ट बनाते हैं तो बहुत सी गलतियां उसमें दिख जाती हैं। हर थाने को चाहिए कि वो एक गैंग पंजिका अपने थाने पे बना रखे और उसमें पहले से ही गैंग चिन्हित करके 5-5 गैंग कम से कम उस रजिस्टर में अंकित करे और उसका डोजियर बनाए, उसका आपराधिक इतिहास कलेक्ट करता रहे। ये ना लगे कि आज ही उसने डोजियर बनाया और कल इसमें मुकदमा लिखा जाना है, तो जल्दी जल्दी में सब गड़बड़ हो जाता है। 5 अपने दिमाग में बैठा ले कि 5 बनाना, 5 उसमें है। अगर मान लीजिए आप ट्रांसफर हो गए, कोई दूसरा थाना अध्यक्ष आया तो वो उसको वो रजिस्टर मिल जाएगा, फिर वो 5 उसमें से जो भी बनाएंगे आप अगला ऐड करते रहे। मतलब 5 से कम ना हो या 2, 3, 4 जैसा भी आप समझे, उससे कम ना हो, तो उससे बहुत अच्छा स्थिति रहेगा। क्योंकि उसके साथ आप डोजियर भी बना रखेंगे। डोजियर में कभी उसकी फोटो मिलती है, नहीं मिलती है, पता तस्दीक नहीं होता है, तो सारे कॉलम आप कायदे से उसमें भर लेंगे। जब आप शुरू करेंगे तो जब आप एक डोजियर बनाएंगे, डोजियर में उसका नाम आ जाएगा, पूरा विवरण डोजियर का कॉलम है, सारे कॉलम सही सही भर लेंगे हम आप, और सारे डॉक्यूमेंट उससे कोरिलेट करके लगा लेंगे। इसके बाद आपराधिक इतिहास का चार्ट तैयार करेंगे। अभी अब हम गैंग चार्ट पे भी नहीं जा रहे हैं, अभी क्या क्या हमारे पास मटेरियल होना चाहिए। आपराधिक इतिहास एक पेपर पे बना लेना चाहिए, आपराधिक इतिहास बनेगा। अब देखिए, यहां एक तथ्य आता है कि आपराधिक इतिहास में कौन से अपराध रखे जाएंगे। आपराधिक इतिहास में सारे अपराध रखे जाएंगे, इसीलिए नियमावली में लिखा हुआ है, ऑनरेबल हाई कोर्ट का प्रोनाउंसमेंट भी है कि डीसीआरबी से और एससीआरबी से भी उस गैंग के सभी सदस्यों का आपराधिक इतिहास कलेक्ट कर लिया जाए। तो ये कहना कि गैर दूसरे थाने का हमको आपराधिक इतिहास नहीं पता था, इस थाने का आपराधिक इतिहास नहीं पता था, इस थाने का आपराधिक इतिहास नहीं पता था, इसलिए हमने ऐड नहीं किया, ये एकदम गलत है। आपराधिक इतिहास में जो मुकदमे छूट गए हैं, जिस मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगा है, जिस मुकदमे में कन्विक्शन हुआ है, जिस मुकदमे में गैंग चार्ट की परिधि में आता है, नहीं आता है, फाइनल रिपोर्ट लगा है, सारे विवरण आपराधिक इतिहास में अंकित किए जाएंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये अंकित करना है या ये अंकित नहीं करना है। जो मुकदमा छूट गया उसका भी अंकन होगा, जिस मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लग गई उसका भी अंकन होगा। एक रूलिंग क्रैश हो रही होगी आपको, लाल मोहम्मद बनाम स्टेट ऑफ यूपी की है, सुप्रीम कोर्ट की है, अभी बलरामपुर का प्रकरण था। इस प्रकरण में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस गैंग की कोई अद्यतन गतिविधि होनी चाहिए। मतलब 2026 में अगर आप गैंग चार्ट बना रहे हैं तो 2023 का मुकदमा ना रहे, कोई ना कोई मुकदमा आपको 2025 लास्ट का या 2025 का मैक्सिमम 2025 का कोई ना कोई जरूर होना चाहिए, और 2026 का है तो और भी अच्छा है, 2026 पे आप बना रहे हैं। अब आता है अगला चरण कि आपने आपराधिक इतिहास तैयार कर लिया। आपराधिक इतिहास के साथ आप उसके सारे चीक एफआईआर, सारी चार्जशीट, फर्द बरामदगी की प्रति आप कलेक्ट कर लेंगे। अभी इस बिंदु पे आगे हम चर्चा करेंगे कि वो प्रति जो है प्रमाणित एसएचओ द्वारा होगी कि न्यायालय द्वारा होगी, इस पे आगे डिस्कस करेंगे। तब आप क्या करेंगे, उस आपराधिक इतिहास से ऐसे मुकदमों को छांटेंगे जो दोष मुक्त नहीं हुआ है, जिस पर पहले गैंगस्टर नहीं बना है, जिस पे फाइनल रिपोर्ट नहीं लगा है, और जो गैंगस्टर की धारा 2 की उपधारा 1 से 25 की परिधि में आ रहा है। ऐसे सारे मुकदमे चाहे आपके थाने के हैं चाहे गैर थाने के हैं, आपके जनपद के हैं चाहे गैर जनपद के हैं, अगर उस पे गैंगस्टर नहीं बना है तो आप उसको गैंग चार्ट में 100% रखेंगे, उसमें कोई शक शुबा नहीं है। इसी क्रम में आता है कि अगर मान लीजिए किसी मामले में मफरूरी में आरोप पत्र लगा है तो क्या उस अभियुक्त के खिलाफ हम गैंगस्टर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं।
चूंकि अरेस्ट को छोड़ करके मुकदमा कंप्लीट है, विवेचना आपकी, आपने आरोप पत्र लगा रखा है, तो आप उसके खिलाफ भी बनाएंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब इसकी वजह क्या है? अगर आधार मुकदमे आपने गैंग चार्ट में दर्शित किया है, तो जब आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं गैंग चार्ट की, उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको कोई ऐसा मुलजिम मिला जो संजोग से गैंग चार्ट में दर्शित करना रह गया है और वो इस गैंग के साथ सम्मिलित है, तब आप फर्दर कार्रवाई करते हुए एक संशोधित गैंग चार्ट बनवा सकते हैं। गैंग चार्ट आप विवेचक भी बना सकते हैं। विवेचक बनाएगा तो विवेचना किसी दूसरे थाने को अंतरित हो जाएगी जिस थाने से हो रही है, और यह वादी बनाएगा। अगर वादी के पहले मान लीजिए आधार मुकदमे में दो खिलाफ चार्जशीट नहीं लगी है और बाद में लग गई है, तो वादी बना के आपको दे सकता है, अनुमोदित करा करके। एक चीज ये स्पष्ट हो ले, आपका मनसद उर्फ सोना वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का क्रिमिनल मिसलेनियस बेल एप्लीकेशन नंबर 22/227/25 है। इसमें स्पष्ट है कि जिस समय गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है, उसके बाद पुनः पहले मुकदमों के आधार पर गैंगस्टर की कार्रवाई नहीं की जा सकती। मतलब आज की तिथि में, आज अगर 16 तारीख है और 16 तारीख को आप गैंगस्टर का मुकदमा बना रहे हैं और आपने अपने ही जनपद के किसी थाने का मुकदमा आपने छोड़ दिया है, तो अब उस मुकदमे को लेकर के किसी दूसरे थाने द्वारा, भले ही आपका जनपद का हो, गैंगस्टर की कार्रवाई नहीं की जा सकती। उसकी वजह यह है कि आज की तिथि में सारे मुकदमे आपको दर्शित ही करने हैं। अगर वो गैंगस्टर की परिधि में आ रहा है तो वो गैंग चार्ट में दर्शित होगा, अगर गैंगस्टर की परिधि में नहीं हो रहा तो आपराधिक इतिहास में दर्शित होगा। ये आप स्पष्ट हो लीजिए, आप कोई मुकदमा छोड़ नहीं सकते कि भविष्य के लिए। तो ये एक चीज एकदम स्पष्ट रहे आपके पास। अगला, गैंग चार्ट तैयार कौन कराएगा? अभी मैं आगे रूल्स भी बताना शुरू करूंगा। सबसे पहले देखिए, थाना प्रभारी अपनी तरफ से गैंग चार्ट तैयार करेगा। आप उसको गैंग चार्ट का ऊपर गैंग चार्ट का प्रस्ताव नाम दे सकते हैं या प्रारंभिक गैंग चार्ट के रूप में दे सकते हैं, और उसी थाना प्रभारी द्वारा सारे प्रपत्र प्रमाणित आप कोर्ट से प्राप्त कर रहे हैं। अभी आगे मैं डिस्कस करूंगा, तो वो प्रमाणित प्रति तो कोर्ट ने प्रमाणित कर दिया है। अगर कोर्ट ने प्रमाणित नहीं किया है तो जो थाना प्रभारी गैंग चार्ट बना रहा है वही उसको प्रमाणित करेगा। ऐसा नहीं होगा कि हजरतगंज थाने का कोई मुकदमा है और वहां से गैंगस्टर बन रहा है तो गोसाईगंज के किसी मुकदमे में आपने गोसाईगंज थाने अध्यक्ष से प्रमाणित कर लिया, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि संतुष्ट उसको होना है जो गैंग चार्ट बनवा रहा है, और गैंगस्टर रूल में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर असत्य कोई सूचना दिया तो संबंधित थाना प्रभारी क्रिमिनल और डिपार्टमेंटल कार्रवाई के लिए पात्र होगा। यहां एक चीज स्पष्ट हो ले, गैंग चार्ट सदैव नोडल प्राधिकारी द्वारा बनाया जाता है। इसलिए जब प्रारंभिक गैंग चार्ट आप थाना प्रभारी बना रहा है तो उस प्रारंभिक गैंग चार्ट पे सिर्फ थाना प्रभारी सिग्नेचर करेगा। उस पे सीओ या एसीपी से लेकर के डीएम एसपी सीपी तक सिग्नेचर नहीं करेंगे। वो सिर्फ प्रभारी निरीक्षक की तरफ से, थाना प्रभारी की तरफ से बनाएगा, और थाना प्रभारी ही सारे प्रपत्रों की सत्यता को स्पष्ट करेगा। फिर वो अपनी एक रिपोर्ट बना करके देगा एसीपी को या सीओ को। अब यहां एक चीज और स्पष्ट होने, उनको देगा और उस पर लिखेगा कि नियमानुसार, जैसे सारी तथ्य लिख दिया कि ये फला फला एक गैंग है जिन्होंने ये कार्रवाई, अभी मैं नीचे डिस्कस करूंगा क्या क्या लिखना है, ये कार्रवाई की गई है, और लास्ट में लिखेगा कि महोदय नियमानुसार गैंग चार्ट अपनी तरफ से अनुमोदित कराने की कृपा की जाए जिससे बिल्कुल कार्रवाई की जा सके। अब जब जाएगा एसीपी या सीओ के पास या एएसपी के पास, तो वो अपनी तरफ से गैंग चार्ट फाइनली तैयार करेगा। एक चीज स्पष्ट हो लीजिए यहीं पे, क्योंकि यहां पे नोडल प्राधिकारी को संतुष्ट होना है, तो नोडल प्राधिकारी ये नहीं कह सकता कि मैंने थाना प्रभारी के गैंग चार्ट को देख करके आंख बंद कार्रवाई कर दी है। उसको खुद संतुष्ट होना है। जहां उसको लग रहा है कि थाना प्रभारी ने कुछ गलत किया है तो वो अपने आप अपने स्तर से सत्यापित कराए, स्वयं जाए या जैसे संतुष्ट होना चाहे संतुष्ट हो ले। और जब विदिता गैंग चार्ट अनुमोदित हो जाएगा तो प्रस्ताव के लिखेगा, वो जब नीचे भेजेगा इंस्पेक्टर को कि प्रस्ताव के अनुक्रम में संतुष्टोपरांत मैंने अपनी तरफ से गैंग चार्ट तैयार करके अनुमोदित करा दिया, अब आगेतर कार्रवाई करें। उसकी वजह यह है, जब नियमावली बन रही थी तो यह हो रहा था क्योंकि गैंग चार्ट जब सीओ स्तर का अधिकारी अनुमोदित कराएगा तो वादी भी सीओ स्तर का अधिकारी होना चाहिए।
अब जब ये जो आप फ्लैश हो रहा होगा, अगर ये तथ्य लिख करके आपका सीओ भेजता है एसीपी कि प्रस्ताव के अनुक्रम में संतुष्टोपरांत गैंग चार्ट तैयार कर मुझे करा दिएगा, अगर तक कार्रवाई करें, तो संबंधित थाना प्रभारी या जो संबंधित निरीक्षक है वो अपने स्तर से फर्द तहरीर बना करके मुकदमा दर्ज करा लेगा। वो बादी होगा, इन्वेस्टिगेशन के क्रम में संबंधित सीओ का भी स्टेटमेंट लेगा, क्योंकि वो गैंग चार्ट जो फाइनली बना है वो इनके द्वारा ही अनुमोदित किया जाना। यही वजह है कि ये तथ्य उसमें लिखने चाहिए। बड़ा अब देखिए, अब आपके पास क्या हो गया, आपराधिक इतिहास हो गया, और क्या हो गया, आपके पास हो गया डोजियर। अब इसी के साथ आपके पास एक गैंग रजिस्टर हो गया। गैंग रजिस्टर में ही आप डोजियर भी अपना चिपका लीजिए, बना लीजिए, जैसे बनाते हैं वो एफडीआर टाइप का, वैसे आप बना लीजिए, और उसमें आपराधिक इतिहास भी हो जाएगा और आपका सारा विवरण भी इसके अपराध का, और जो कौन जमानतदार है कौन नहीं है, ये सारी व्यवस्था उसमें हो जाएगी। सारे प्रपत्र के बाद सबसे पहले अगर आप आपराधिक इतिहास पर गैंगस्टर बना रहे हैं, यहां और भी क्लियर हो लीजिए कि अपराध गैंगस्टर की कार्रवाई के लिए अपराध इतिहास का होना जरूरी नहीं है। इसलिए अगर किसी मुकदमे की आप विवेचना कर रहे हैं जिसमें गैंगस्टर के उद्देश्य और धारा 2 का की उपधारा 1 से 25 कवर हो रही है, तो आप आगे प्रोसीड करोगे, नहीं प्रोसीड नहीं करोगे। तो जो भी प्रपत्र आपने कलेक्ट किया पहले उसको देखो, उस प्रपत्र से क्या गैंगस्टर के उद्देश्य फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं बिल्कुल हो रहे हैं। क्या देखना पहले आपको कि क्या उससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ, लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न हुई है। अगर लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न हुई है तो फिर आगे आपको नहीं बढ़ना है। लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न कैसे होगी, यही स्पष्ट हो लीजिए। कानून व्यवस्था और लोक व्यवस्था भिन्न भिन्न है। लोक व्यवस्था में पब्लिक एट लार्ज डिस्टर्ब होती है। कानून व्यवस्था अगर आपने उठ करके अवधेश सिंह को एक थप्पड़ मार दिया तो कानून व्यवस्था का मामला हो गया, लेकिन लोक व्यवस्था का मामला नहीं हुआ। लोक व्यवस्था जिसमें हम एनएसए बनवाते हैं, एनएसए कार्रवाई करते हैं, अगर वो है तो अगला उद्देश्य है या नहीं है कोई मतलब नहीं। अगर पहला उद्देश्य नहीं है तो उन प्रपत्रों से हमको देखना है कि आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ का दूसरा उद्देश्य है कि नहीं। अगर दोनों उद्देश्य है तो सोने में सुहागा, अगर दोनों उद्देश्य नहीं है तो आपकी कार्रवाई ड्रॉप हो जाएगी यहीं पे, चाहे धारा 2 का की उपधारा 1 से 25 तक में परिधि में आ रहा हो और चाहे ना आ रहा हो। इसके साथ एक चीज और अभी जोड़ना जरूरी है, बार बार रिमांड रिफ्यूज हो रहा है, यह ऑनरेबल हाई कोर्ट क्वेश्चन कर रहा है। ये विनोद बिहारी लाल का जो केस ला है, इसमें 3 मुकदमे 419, 20, 67, 68 के दर्ज से जो खनन से संबंधित थे, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया ये कहते हुए कि इसमें हिंसा और प्रपीड़न का कोई तथ्य नहीं है। तो अगर आप 419, 20, 406, 409 पे बना रहे हैं तो आप जरूर देख लीजिए कि कोई 323, 54, 56 का या कोई ऐसा है जहां उद्यापन किया गया हो, लूट किया गया हो, डकैती का या हिंसा का कोई प्रयोग किया गया है, 506 है, प्रपीड़न का कोई तथ्य है, तब आगे प्रोसीड करेंगे। नहीं, विनोद बिहारी लाल में मुकदमे को क्वेश्चन कर दिया तो एक बार आप एश्योर कर लें कि प्योरली ये इसमें कवर हो रहा है कि नहीं कवर हो रहा है, क्योंकि जब आप देखेंगे, डिफिनेशन पढ़ेंगे, इसका उद्देश्य तो लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न होना या आर्थिक, भौतिक, बुनियादी लाभ के लिए, उसके बाद आर नहीं लिखा हुआ है, हिंसा, प्रपीड़न या इसी प्रकार की अन्य कार्रवाई कर रहा है, तो ये आपको देखना है, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। आपको मैं स्पष्ट ऊपर कर ही दिया कि लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न करेगा, ये लोक व्यवस्था और कानून व्यवस्था में अंतर मैंने आपको बता दिया। एक चीज स्पष्ट हो लीजिए यहां पे, और पूरे गैंग को एक साथ किसी एक मुकदमे में होना आवश्यक नहीं है, लेकिन गैंग को कहीं ना कहीं से सारे सदस्यों के साथ कनेक्ट होना जरूरी है। जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ के विरुद्ध आप गैंग चार्ट बना रहे हैं। अब कभी ए बी के साथ अपराध किया है, कभी बी डी के साथ किया है, कभी सी ई के साथ किया है, कहीं ना कहीं से चाहे गैंग लीडर के साथ चाहे सदस्य के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट है। अब आप उसमें मिस्टर यक्स को ला करके, भले ही उनके खिलाफ 302 का मुकदमा लिखा हो, 396 का मुकदमा लिखा हो, इसमें नहीं रख सकते, क्योंकि ये गैंगस्टर के और लोगों से कनेक्ट नहीं है जो उसके मेंबर हैं। तो कहीं ना कहीं सभी मेंबर एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए। एक साथ सारे अपराध किए जाने आवश्यक नहीं है, अलग अलग भी अपराध कर सकते हैं, लेकिन कनेक्शन आपको दिखाना पड़ेगा। देखिए, ये एक केसला है, आप चाहे तो नोट कर लें। नरेंद्र बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखंड का 2021 का ये ऑनरेबल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा कि अगर गैंगस्टर के दोनों में से कोई उद्देश्य कवर नहीं हो रहे हैं तो हम गैंगस्टर की कार्रवाई नहीं कर सकते। अब एक चीज हो रहा था, मान लीजिए यहां तक तो आपने देख लिया।
आगे एक चीज आता है कि किसी ने उस गैंग को मदद किया है। तो आपने, जैसे मैं आईपीसी का चर्चा कर रहा हूं, बीएनएस का अल्टर कर आप कर लीजिएगा कि जैसे मान लीजिए उसने संशय दिया, 216 का मुकदमा लिखा और नहीं लिखा हुआ। अब अगर आप देखेंगे तो उपधारा 1 में नहीं आएगा, क्योंकि अध्याय 16, 17, 22 में नहीं आता 216। फिर आप उसको कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आप धारा 3 का देखेंगे गैंगस्टर की, उसमें लिखा हुआ है क्रियाकलाप किए जाने से पूर्व या पश्चात ऐसा व्यक्ति अगर उस गैंग को दुष्प्रेरित करता है, उसमें सहायता देता है या उसे संश्रय देता है, 120B का है या फिर मान लीजिए अबेटमेंट का है या उसके संरक्षण करने का है, किसी भी प्रकार है, तो आप 3 गा को ऐड करते हुए उस मुलजिम को भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं जो 1 से 25 में नहीं दिख रहा है। 1 से 25 की परिधि में आच्छादित नहीं दिख रहा है, उसको भी आप कर लेंगे। लेकिन यहां स्पष्ट हो लें कि आप गैंग चार्ट की जिस्ट में इसको एक्सप्लेन कर लीजिएगा, अभियुक्त फला ने इसको संश्रय दिया है, इसकी सहायता की है गैंग की, इस गैंग को दुष्प्रेरित किया है। अब आता है तथ्य कि मान लीजिए आपने सारा पेपर देख लिया और आपने अब ये देख लिया, आपराधिक इतिहास ले लिया, सब ले लिया, आपको अब पता है कि इसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई करने का स्थिति है। बड़ा भ्रम है कि गैंग पंजीयन करने के लिए 253 पुलिस रेगुलेशन के तहत लोग भागते रहते हैं कि इंटरनेशनल गैंग करेंगे, इंटर स्टेट गैंग करेंगे, इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग करेंगे, क्या करेंगे, उसी में ज्यादा समय बर्बाद हो जाता है और जो वास्तव में गैंगस्टर है वो अपनी संपत्ति को इधर उधर छिपा लेता है। एकदम स्पष्ट हो लो आप, गैंगस्टर नियमावली के नियम 54 में गिरोह पंजी का एक चार्ट दिया गया है, उसका नियम बनाया गया है कैसे गिरोह पंजी बनेगी। उसमें कहीं भी पुलिस रेगुलेशन के 253 के तहत करेक्ट होने की बात नहीं लिखी हुई है। इसलिए अगर आपसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आप एक रजिस्टर बना लीजिए, उसमें गिरोह पंजी के रूप में गिरोह अधिनियम के तहत गिरोह पंजी, और उसमें आप उस गिरोह को पंजीकृत कराइए, अपने एसएसपी से उसको अनुमोदित कराइए। जरूरी नहीं है कि आपने गिरोह पंजी में दर्ज कर लिया तो 100% गिरोहबंदी कार्रवाई करनी है। आपने गिरोह पंजीयन कर लिया, कोई अद्यतन गतिविधि नहीं है तो आप इंतजार करिए, कोई अद्यतन गतिविधि करता है तो लाल मोहम्मद वाली रूलिंग को देखते हुए तब आप कार्रवाई करिए। लेकिन आप उस रजिस्टर में जो आपने थाने पे बना रखा अपने एसपी से अनुमोदित करा के, उसी से गैंग पंजीयन से आपका काम चल जाएगा। अब आप कार्रवाई कर सकते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको लग रहा है कि प्रॉपर गैंग है और इसके खिलाफ कार्रवाई आगे की जानी चाहिए या और भी कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप पुलिस रिलेशन के प्रस्ताव 253 के तहत उसको इंटरनेशनल गैंग, इंटर स्टेट गैंग जो भी दर्ज कराना चाहते हैं आप वो दर्ज कराने की कार्रवाई जारी रख सकते हैं। आप ही गैंगस्टर की कार्रवाई नहीं रुकेगी। होता क्या है, गैंग पंजीयन के चक्कर में आप गैंगस्टर की कार्रवाई रुकी रहती है। अब एक चीज आपको आता है, कभी कभी ये भ्रम होगा कि नहीं गैंग पंजीयन की व्यवस्था तो पुलिस रेगुलेशन में ये पंजीयन नहीं होगा। अब आप जाने, जब आप वहां पे देखेंगे गैंग पंजीयन वाला तो उसमें स्पेसिफिक, जैसे आप वहां देखेंगे हिस्ट्री शीट देखते हैं तो कुछ ऐसे ऑफेंस है जो इसमें कवर नहीं होते हैं। जब गिरोह नियमावली में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है गिरोहबंद का कारित किया गया अपराध जो है वो गिरोह की परिधि में आएगा, तो आप इसके तहत पंजीयन करा लेंगे। उस भ्रम में मत पड़िए। अब आपको लग रहा है उससे भी अगर एक कोरिलेट करा तो बाद में आप 253 के तहत गैंग पंजीयन कराते रहिए। प्रारंभिक गैंग चार्ट प्रभारी निरीक्षक तैयार कराएगा, मैंने आपको ऊपर बता दिया। रूल 5(1) और 12(4) अगर आप देखेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि गैंग चार्ट, प्रारंभिक गैंग चार्ट उसकी तरफ से तैयार होगा और वो फॉरवर्ड करेगा। एक स्थिति आती है, हाँ, फिर और जब गैंग चार्ट बनेगा तो गैंग चार्ट नोडल प्राधिकारी बनेगा, नोडल प्राधिकारी बनाएगा। नोडल प्राधिकारी कौन होगा? रूल 2F में डिफिनेशन दी गई है और रूल 12(5) नोडल प्राधिकारी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें यह लिखा हुआ है कि जो थाना प्रभारी ने प्रपत्र दिया है उसको अपने स्तर से यह सत्यापन कराने के लिए जिम्मेदार होगा और जब यह संतुष्ट हो जाएगा तो आगे प्रोसीड करेगा। इसलिए नोडल प्राधिकारी की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने स्तर से सत्यापन करा ले। अब देखिए दोनों में गैंग चार्ट में अंतर क्या है। प्रभारी निरीक्षक ने लिखा कि महोदय मिस्टर एक्स का एक आपराधिक गिरोह जिसके साथ फला 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 लोग सम्मिलित हैं। अब जब गैंग चार्ट एसीपी या सीओ की तरफ तैयार होगा तो वहां वो लिख देंगे महोदय मैंने थाना प्रभारी फला द्वारा प्रस्तावित गैंग चार्ट प्रपत्रों का परिशीलन कर लिया है और अपने स्तर से भी मैंने सारे सत्यापन करा लिए हैं और मैं संतुष्ट हूं कि मिस्टर एक्स का गिरोह है और इनमें फला 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 लोग सम्मिलित है। यहां एक चीज आती है नोडल प्राधिकारी के रूप में। आप जब रूल्स देखेंगे, रूल्स में जो नोडल प्राधिकारी का गैंग चार्ट लिखा है उसमें एएसपी लिखा हुआ, वो त्रुटि रह गई, क्योंकि गैंगस्टर का जो नोडल प्राधिकारी होगा वो नोडल प्राधिकारी जो है सीओ स्तर का अधिकारी हो सकता है। सीओ के ऊपर आप किसी को बनाना चाहें, एडिशनल एसपी को बनाना चाहे, एडीसीपी को बनाना चाहे, आप एसपी को ही बनाना चाहे, जिसको बनाना चाहे बना ले।
क्षेत्राधिकारी या सर्किल अफसर से नीचे का नहीं होगा। तो समस्त एसपी, जो भी प्रभारी एसपी हैं, जो सीपी सारा जो भी है, उनको चाहिए कि एक आदेश कर दे कि अपने अपने सर्किल के समस्त सीओ गैंगस्टर अधिनियम के तहत नोडल प्राधिकारी घोषित किए जाते हैं। तो उसका ये फायदा होगा, मान लीजिए आपके जिले में 2 एसपी हैं, आपने एक पूर्वी एसपी को नोडल बना दिया, एक पश्चिमी एसपी को नोडल बना दिया, तो उसके अंदर में 10 सर्किल है, वो तो आदमी पागल हो जाएगा स्टेटमेंट देते देते। अब अगर सर्किल अफसर अपने सर्किल का 3 थाने, 4 थाने, 5 थाने वो करेगा तो ये डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। इसलिए सभी को चाहिए कि एक नोडल अधिकारी के रूप में नामित कर ले। नोडल अधिकारी एसएसपी, एसपी या सीपी ही नामित करेगा। इसलिए निश्चित रूप से एक रिटन ऑर्डर होना चाहिए कि फला व्यक्ति को या फला जोन के, सभी जोन के अपने जो भी सर्किल है उस सर्किल के सीओ, आप नाम से मत करिए, आप पद से करिए, क्योंकि अगर वो सीओ हट जाएगा तो फिर आपको एक आदेश करना पड़ेगा। तो आप सीओ फला के नाम, उसके पद नाम से करिए, तो आपको बार बार अपना आदेश चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब उसमें अंतर क्या, देखिए आप पढ़ेंगे रूल्स, तो रूल्स में लिखा हुआ है कि एएसपी जो है वो संस्तुति सहित अग्रसारित करेगा। एक चीज स्पष्ट छोड़िए, जब नोडल अधिकारी गैंग चार्ट बनाता है, वास्तव में क्या होता है कि गैंग चार्ट बनाता है तो हमारा प्रभारी निरीक्षक है। अब प्रभारी निरीक्षक क्या मुंशी, क्राइम मुंशी बनाता है, या गैंग के लिए एक मुंशी है जो बना देता है। अब जब आता है सीओ के पास, तो सीओ क्या करते हैं कि लगभग है चीज ही उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। और कभी कभी आप देखेंगे तो गैंग चार्ट के नीचे एसपी का, एसीपी का या सीओ का सिग्नेचर अगर है तो वो भी ऊपर लिख रहे हैं, महोदय मैंने प्रपत्रों का परिशीलन कर लिया, संस्तुति से प्रसारित। अब अगर इस आधार पे आपका गैंग चार्ट हाई कोर्ट पेश कर दे रहा है तो किसी गलती है, आपकी गलती है भाई। जब नोडल प्राधिकारी के रूप में एज एएसपी, एज ए सीओ आपने गैंग चार्ट बनाया है, तो उस गैंग चार्ट के सारे कॉलम, उस गैंग चार्ट की जिस्ट आपने तैयार किया है, तो वो आपकी तरफ से ही तैयार है। फिर आप अगर लिख रहे हो अपने हाथ से कि ये फला फला है, ये टाइप करा रहे हो, तो इसका मतलब कि वो गैंग चार्ट आपने नहीं बनाया है, आपने सिर्फ चिड़िया बैठा दिया, तो आपने विधिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया है। इसलिए क्वेश्चन हो जाएगा, उसमें 1 सेकंड नहीं लगेगा। तो आपको ये देखने की जरूरत है कि आपको वहां नहीं लिखना है जहां से जिस्ट। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए सीओ, एसपी, एसपी, डीएम सब एक पैरेलल ही नीचे सिग्नेचर कर रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा है कि डीएम बना रहा है कि सीओ बना रहा है। तो जहां पे गैंग चार्ट की जिस्ट खत्म होती है उसके नीचे सीओ के सिग्नेचर हो, सीओ की मुहर, पदनाम, देखिए पदनाम, नाम, मुहर सब होनी चाहिए। इस वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट का प्रोनाउंसमेंट है कि नाम अनिवार्यता लिखा जाएगा, क्योंकि अगर आपने गलती कल कर दिया है और आप गाजियाबाद में पोस्ट थे, चले गए बलिया, तो जिम्मेदार आप ही होंगे, दूसरा वहां का सीओ जिम्मेदार नहीं होगा। इसलिए आपको संतुष्ट होना है तो विधिवत संतुष्ट होना है, और आपका नाम, पदनाम दोनों ही गैंग चार्ट में लिखा जाएगा। कृपया करके कोई भी नोडल अधिकारी अलग से संस्तुति नहीं लिखेगा, क्योंकि सारा गैंग चार्ट उसी की तरफ से बना हुआ। एक चीज और ये श्योर हो ले, अभी भी कई गैंग चार्ट में ऊपर जब स्टार्टिंग में लिखते हैं तो निशांत उर्फ नीसू माननीय उच्च न्यायालय अधीत याचिका संख्या फला फला में दिए गए निर्देश के अनुसार तैयार गैंग चार्ट। भाई रूल जब आपका बन गया है तो आपका गैंग चार्ट अकॉर्डिंग टू रूल बन रहा है, न कि निशांत उर्फ नीसू के तहत। तो निशांत और नीसू अब लिखना भूल जाइए, आप लिखिए गैंगस्टर नियमावली के तहत गैंग चार्ट, या सीधा सीधा गैंग चार्ट लिखिए, क्योंकि नियमावली के तहत आप बना ही रहे हैं, तो वो मत लिखिए आप। देखिए अब यहां एक स्थिति आती है कि आपकी चीख एफआईआर, चार्जशीट, फर्द किससे प्रमाणित होगी। न्यायालय से प्रमाणित करने में बड़ी समस्या होती है, आप भागते हैं, कभी फाइल मिलती है, कभी नहीं मिलती है, कभी प्रमाणित होता है, कभी नहीं होता है, तो उससे बड़ा विलंब होता है। यहां एक चीज एश्योर कर ले कि रूल्स में लिखा हुआ है, रूल्स 50 है, 60 है, रूल 60 आप पढ़ेंगे, जब आप रूल लिए होंगे अपने साथ, मुझे विश्वास है, रूल 60 में लिखा हुआ प्रमाणित करने वाले अधिकारी द्वारा सिद्ध किया जा सकेगा संबंधित प्रपत्र। अब आप जान लें कि वो अधिकारी का मतलब संबंधित एसएचओ से ही है। उसमें एक देखिए केसला है, आप चाहें तो नोट कर ले, अनुज मुहा वर्सेज, अनुज मिश्रा होगा, मुहा लिख दिया, वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 2024, 126 एसीसी पेज 529, हाई कोर्ट डिवीजन बेंच है। इसमें यह लिखा है कि एसएचओ ने प्रमाणित कर दिया है अगर तो पर्याप्त है, एफआईआर, चार्जशीट जो भी है एसएचओ ने प्रमाणित कर दिया, सफिशियंट है। धर्मेंद्र बनाम भीमा बनाम स्टेट ऑफ यूपी में डिवीजन बेंच ने पहले वाले निर्णय से डिफर किया,
तो इन्होंने लार्जर बेंच को रिफर कर दिया। इनका मानना था कि चूंकि हम डिफर कर रहे हैं कि एसएचओ प्रमाणित कैसे करेगा, न्यायालय प्रमाणित, तो इन्होंने लार्जर बेंच को रिफर कर दिया है। अभी जहां तक मुझे जानकारी है लार्जर बेंच से वो प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए आप कर सकते हैं। लेकिन यही एक चीज और स्पष्ट हो लीजिए, जो 29 बिंदुओं की चेकलिस्ट ऑनरेबल डीजी ने जारी किया है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि न्यायालय से प्राप्त होनी चाहिए। क्योंकि हम एक प्रपत्र में हमारा जारी हुआ है तो उस प्रपत्र के अकॉर्डिंग आप न्यायालय से प्राप्त करिए। अगर कोई प्रपत्र ऐसा है जो न्यायालय से नहीं मिल पा रहा है, असुविधा हो रही है और आपको लग रहा है आपका मुलजिम छूट जाएगा, हीनियस ऑफेंस का मुलजिम है, फिर अपराध करेगा, तो जो भी प्रपत्र है अगर एसएचओ ने प्रमाणित किया तो कोई भी इलीगलिटी आपकी स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपका रूल आपको सपोर्ट कर रहा है और ऑनरेबल हाई कोर्ट भी अभी आपको सपोर्ट कर रहा है। दूसरी चीज स्पष्ट जान लें, यहाँ ज्यूरिस्प्रूडेंस, अगर कानून क्लियर है और उस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट का कोई एडवर्स निर्णय आया तो इसको बैड इन लॉ बोलते हैं, जब तक कि उस स्पष्ट प्रावधान को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर ना कर दिया जाए। अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किए बिना स्पष्ट प्रावधान के अगेंस्ट कोई प्रोनाउंसमेंट दिया गया है तो बैड इन लॉ है। अब जब आपके पास गैंग चार्ट आ गया तो गैंग चार्ट में मुल्जिमानों का नाम लिखा जाना है, उनका पूरा एड्रेस लिखा जाना है और उनकी उम्र भी लिखी जानी है। उम्र की वजह यह है कि अगर 16 से 18 साल का है तो जब तक आपका जिला स्तरीय समिति अनुमोदन नहीं कर देती तब तक आप उसकी कार्रवाई गैंगस्टर के तहत नहीं कर सकते, इसलिए उम्र लिखना आवश्यक है। उम्र से यह भी पता लगेगा आप 92 साल वाले को तो नहीं बना दिया जो कुछ नहीं कर रहा है। आप ऐसा नहीं कोई उसमें लास्ट लिमिट है कि आप 60 का नहीं बना सकते, 65 वाले का नहीं बना सकते, 70 वाले, अगर वो हस्तपुष्ट है और गैंग ऑर्गेनाइज कर आप बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन आपको स्पष्ट रहना पड़ेगा, नहीं कि 4 पाइप पड़ा हुआ है और आपने उसका बना दिया कि बहुत एक्टिव है, तो ये आपको शो करना पड़ेगा और पता सत्यापित कराना पड़ेगा। देखिए जो मूल मुकदमा है उसमें किन परिस्थितियों में चार्जशीट लगी है ये बहुत मतलब नहीं रखता है, इस वजह से कि उसमें नाम पता सही लिखा है गलत लिखा है। आप बहुत बार गैंग चार्ट बना रहे होंगे तो आपको लगा होगा पता सत्यापन करा तो पता ही नहीं चला। या मान लीजिए लखनऊ के प्रकरण में कभी यहां बसते हैं इस एरिया में, कभी जानकीपुरम बस गए, फिर अपनी झुग्गी उखाड़े चले गए आसियानम बस गए, तो वहां बड़ी अजीब स्थिति होती है। इसलिए पता सत्यापन करना आवश्यक है, पता सत्यापित करेंगे तभी, क्योंकि आप सारे चीज सही है, ये जिम्मेदारी संबंधित थाना प्रभारी की है और वो बिना सत्यापन किए करेगा तो उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल होगा। इसलिए आपको अपने स्तर सत्यापन कराना है। ये सोच के आप मत बना दीजिए कि चार्जशीट अगर लगी है तो निश्चित रूप से पता होता सब सही होगा, उसको कौन चेक कराए। तो आपको चेक कराना कि कल को अगर आपको डिपार्टमेंटल नोटिस मिलती है तो आपके लिए असुविधा हो जाएगी। देखिए एक स्थिति आती है जब किशोर के खिलाफ कार्रवाई करने की या एकल मुकदमे में कार्रवाई करने की, जब हम रूल 22 देखते हैं तो रूल 22 में एक चीज आप देखेंगे कि रूल 22 में तो सारे वो लिखे हुए हैं, इसमें जो धारा 2 का आगे प्रावधान है आप देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है धारा रूल 22 का 2 देखेंगे, कतिपय श्रेणी के मामलों में एकल अभियोजन के आधार पर भी उक्त अधिनियम प्रवृत्त हो सकता है। यथा यदि यह प्रतीत होता है कि धारा 2 कि 2 के खंड खा के उपखंड 1, 2, 3, 4, फिर आगे कुछ धाराएं लिखी हुई 302, 376, 395, 396, 397। अब देखें जो इसकी उपधारा 2, 3, 4, 5 से लेकर के 25 तक, इसमें कहीं सेक्शन नहीं आता है। ये सेक्शन आपका 2 खा की उपधारा 1 का है और बाकी जो 2, 3 लिखा हुआ अगर इस परिधि में है तो एकल अभियोजन पर भी कार्रवाई कर सकते हैं। इसको स्पष्ट कर दिया है अनुज मिश्रा बनाम स्टेट ऑफ यूपी, जो आपके फ्लैश हो रही है आपके उसमें स्क्रीन पे, आप नोट करना चाहे नोट कर लें। अनुज मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2024 126 ACC 529 हाईकोर्ट डिवीजन बेंच। इसमें कहा है कि जो धाराएं लिखी हुई है वो 2 खा की उपधारा 2, 3, 4 की नहीं है बल्कि उपधारा 1 की है। एक चीज और भी स्पष्ट लिखी है, इसी में कहा है कि CS लगनी आवश्यक है, न्यायालय में दाखिल होना आवश्यक नहीं है। ये स्पष्ट करता है कि जो हमने प्रपत्र लगाया है अगर उसे एसएचओ ने प्रमाणित कर दिया तो गलत नहीं है, क्योंकि जब न्यायालय में दाखिल होने से पहले ही कार्रवाई किया जा सकता है तो फिर ये रूलिंग हमको कोऑपरेट कर रहा है, फिर न्यायालय से नहीं। लेकिन आप स्पष्ट हो लीजिए क्योंकि हमारे ही मुखिया ने जारी कर रखा है वो सर्कुलर, तो वो उसके अनुसार में कार्रवाई करनी है। एक राजू पाठक बनाम स्टेट ऑफ यूपी की रूलिंग है जिसमें लिखा हुआ मूल अपराध के समय किशोर गैंगस्टर की कार्रवाई, अगर मूल अपराध के समय किशोर था और आज गैंगस्टर कार्रवाई करे किशोर नहीं है तो कार्रवाई की सकती है। इसके अपोजिट विशाल में बताया गया कार्रवाई नहीं हो सकती, तो हमको विशाल की रूलिंग सही नजर आती है इस वजह से कि देखिए
किशोर न्याय में नहीं लिखा हुआ है कि उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई की गई है, अब अपराध चाहे जो भी रहा, उसके भविष्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो उस पर कार्रवाई नियमता नहीं हो सकती। गैंग चार्ट के कॉलम आप देखेंगे, गैंग चार्ट के कॉलम में उम्र वगैरह आपने देख लिया। ऊपर आप देखेंगे जहां पे आप अपराध संख्या धारा लिखते हैं, तो अपराध संख्या धारा में आप कभी देखेंगे, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो एफआईआर में 419-20 है, चार्जशीट 419-20 67-68 में लगी है, या 376 है, 323 में लगी हुई है। आपने अगर दोनों में से एक देख करके ही लिख कर शुरू कर लिया तो आप जिम्मेदार हो जाएंगे, उसमें बड़ी असुविधा आपके लिए हो जाएगी। तो ये आपको चेक करना है। आपको मैंने पहले बता दिया कि कौन कौन से उसमें मुकदमे रखे जाएंगे, उसकी अद्यतन स्थिति भी लिखी जानी है। एक आई थी रूलिंग असीम एलियस हाशिम करके नीचे फ्लैश हो रही है कि किस उपधारा में कवर हो रहा है। अगर ये नहीं लिखा है तो एक आध बार हाईकोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया। देखिए ये उपधारा में तब लिखी जाती है, जैसे आप 500 अधिनियम में देखते हैं तो किसी उपधारा में ज्यादा सजा, किसी उपधारा में कम सजा, तब लिखना नेसेसरी है, क्योंकि इसमें हम डिफरेंट कॉलम में कवर करते हैं, इसलिए लिखना चाहिए। अब इसमें लिखा हुआ अनुज मिश्रा वाले ने कहा था कि सिर्फ पैनल क्लास लिखा जाता है उसका, लेकिन दूसरे में कहा कि स्पेसिफिक लिखना चाहिए। तो हम मान के चलेंगे स्पेसिफिक लिखना है, क्योंकि पता नहीं कल को कोई दूसरी रूलिंग आ जाए तो समस्या हो जाएगी। ये भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, उस्मान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की रूलिंग है कि मूल अपराध की विवेचना में भी गैंगस्टर की वृद्धि की जा सकती है। यहां तक जब आपने कर दिया तो फिर स्थिति आती है अनुमोदन की। अनुमोदन संयुक्त मीटिंग में होगा। अब यही स्पष्ट होने सीओ ने फॉरवर्ड किया। अब एएसपी या डीसीपी बकायदा उसका लिखेंगे, मैंने प्रपत्रों का परिशीलन किया, गैंगस्टर की कार्रवाई के पर्याप्त आधार हैं, इसलिए इसको संस्तुति सहित अग्रसारित किया जाता है। फिर आगे अनुमोदन में सिर्फ अनुमोदन लिख देंगे तो उड़ जाएगा। अनुमोदन नहीं, मैंने प्रपत्रों का परिशीलन किया, गैंगस्टर की कार्रवाई के आधार पर्याप्त है, अतः अनुमोदित किया जाता है, संस्तुति किया जाता है। मतलब थोड़ा सा उसमें आप अपने पेन से डिस्कस करें, लिखते हुए लिखें, अपना उसका विवरण लिखें। आप देखें थोड़ी सी लापरवाही आप करते हैं। एएसपी ने क्या किया, अपने बाबू को दे दिया, तुम लिख लाओ, उसमें लिख लाओ सब। अब हाथ से लिखने का पर्पज ये है कि आप अपना विधिक मस्तिष्क अप्लाई करो ना भाई। आप 4 लाइन नहीं लिख सकते क्या? आपके दीवान जी लिख ले, आपने चिड़िया बैठा दी, दीवान जी क्या लिखे ईश्वर जाने। भाई आपके अपने हैंड राइटिंग में होना चाहिए। कल को कोई पूछेगा जब जीरा के समय तो आप कोई जीरा के जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने हैंड राइटिंग में लिखें कि मैंने प्रपत्रों का परिशीलन कर लिया है और मैं संतुष्ट हूं कि इसके विरुद्ध गैंगस्टर कार्रवाई करने का आधार विद्यमान है, अतः संस्तुति से अग्रसारित, अतः अनुमोदित। इस तरीके से आप करेंगे। संयुक्त मीटिंग होगी, उसका एक रजिस्टर बनेगा। बीच में हाईकोर्ट की एक रूलिंग आई कि रजिस्टर में जितने लोग प्रतिभाग करेंगे सबके सिग्नेचर होंगे। तो जो आपका रजिस्टर बनेगा मीटिंग का, उसमें आपका इंस्पेक्टर है, सीओ है, जो भी है, सबके सिग्नेचर होंगे। लेकिन जो ज्वाइंट मीटिंग आपकी होगी, उस ज्वाइंट मीटिंग एसपी और डीएम के सिग्नेचर होंगे, उसमें और किसी सिग्नेचर नहीं होंगे। डीसीपी या सीपी के सिग्नेचर होंगे और किसी के सिग्नेचर नहीं होंगे, रजिस्टर होंगे। अब एक मिनट्स बनेगा, उस दिन का जो ज्वाइंट मीटिंग हुई उसका एक मिनट्स बनेगा, जिसपे एसपी और डीएम सिग्नेचर करेंगे। वो मिनट्स आपके इन्वेस्टिगेशन का भी पार्ट हो सकता है। यहां एक चीज स्पष्ट हो लें, कई बार क्या होता है, संयुक्त मीटिंग के नाम पे आपने संयुक्त मीटिंग कर रखी है, संयुक्त मीटिंग के नाम पर आपका गैंग चार्ट क्वेश्चन हो गया। उसकी वजह क्या है कि आपके इंस्पेक्टर ने जब हाईकोर्ट में रिट हुई तो उस रिट में इन्होंने एक्सप्लेन ही नहीं किया, उस रिट में इन्होंने ज्वाइंट मीटिंग का लगाया ही नहीं। अब आप जान लें, मैं कई बार भेज चुका हूं, डिवीजन बेंच की रूलिंग है कि एक साथ गैंग चार्ट पर सिग्नेचर होना जरूरी नहीं है। आप जब रूल 5(3) ये पढ़ते हैं, उसमें लिखा है संयुक्त मीटिंग में यह विचार किया जाएगा किस पे गैंगस्टर कार्रवाई होनी है, अनुमोदन किया जाएगा। जब आप रूल 17 पढ़ते हैं तो रूल 17 में यह लिखा हुआ है कि आप इंडिविजुअल मस्तिष्क अप्लाई करेंगे। दोनों का अपना उद्देश्य है। मान लीजिए डीएम हावी है या एसपी हावी है, मीटिंग में आपने कार्रवाई कर लिया, किसी दबाव में आपने मान लिया चलिए मीटिंग करना है, तो आप एक बार वहां सामूहिक चर्चा हुई थी। अब आप इंडिविजुअल मस्तिष्क भी अप्लाई करते हैं रूल 17 को देख करके कि ये वास्तव में कार्रवाई की जा सकती नहीं। मान लीजिए उस दौरान भी, मीटिंग के बाद भी अगर आपको पता लगा ये गलत कार्रवाई हो रही है, गैंग नहीं है, तो आप वहां भी आप उसको इनकार कर सकते हैं और बाद में डिस्कस हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, आगे कार्रवाई ना हो। तो इसलिए निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि हम हाईकोर्ट में एक्सप्लेन नहीं कर पाते, इसलिए ज्यादा बेहतर है कि डीएम, एसपी, सीपी और डीसीपी एक ही डेट पे सिग्नेचर करें। और अगर एक डेट पे सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं तो संयुक्त मीटिंग का जो मिनट्स बनाए हैं वो जरूर गैंग चार्ट के साथ नकदी करके भेजें विवेचक को, और सभी थाना जज को यह स्पष्ट हिदायत दे दें
कि जब भी हाई कोर्ट में रिट होती है गैंगस्टर की और गैंग चार्ट आपका चैलेंज किया जा रहा है, तो कम से कम खुद तैयार करो। नहीं समझ आ रहा, आपके विद्वान अभियोजक हर जिले में मौजूद है, आपको असिस्टेंस देते हैं, आप उनसे मिलिए और उनको दिखाइए कि सर इसका क्या एक्सप्लेन होगा। अभी नहीं कि पूरा लेके बैठ जाइए तो अभियोजन के पास खुद ही इतना ज्यादा काम है कि समस्या हो जाती है। तो आप बना के ले जाइए, जहां गलती होगी वो आपको बताएंगे और उसको सही कराएंगे। तो ये आपको देखने की जरूरत है कि संयुक्त मीटिंग का मिनट्स जरूर लगा रहे, आप रजिस्टर की प्रमाणित प्रति रख लीजिए और मिनट्स भी रख लीजिए। तो जब हाईकोर्ट में उठाएगा डिफेंस काउंसिल की ज्वाइंट मीटिंग नहीं हुआ, विधिक मस्तिष्क का मिलन नहीं हुआ, सशरीर तौर पर बन गया है, तो ये स्थिति वहां इग्नोर की जा सकती है अगर आपने सारे तथ्य सही से लिखे। दूसरी चीज, गैंग चार्ट जो बना हुआ उसको एज इट इज आप मत कर लीजिए, अपना दिमाग लगाइए कि उसमें आपको क्या जिस्ट लिखना है। आप लिख करके लिखा हुआ तो आप लिख करके मत लिखिए, आप उसमें लिखा हुआ आर्थिक भौतिक दुनियावी लाभ लोग व्यवस्था छिन्न भिन्न कर, आप दोनों लिख रखे हैं। और 379 411 मुकदमा है, उसमें लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न हुई नहीं, इससे मतलब आपने मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया। तो ये आपको देख करके करना है। अब देखिए, ये तो मैंने आपको कर दिया, रूल्स देखते जाइए कि ये प्रामाणिकता के लिए इंस्पेक्टर जिम्मेदार है। रूल 5(1), रूल 8, रूल 12(4) आप पढ़ेंगे। पुलिस अधीक्षक नोडल अधिकारी होगा, वास्तविकता की छानबीन करेगा तभी गैंग चार्ट तैयार करेगा। रूल 12(5) आप पढ़ेंगे, स्पष्ट रूप से उसकी रिस्पांसिबिलिटी दी गई, वो ये कह के नहीं बच सकता कि थाना प्रभारी ने ऐसे बनाया नहीं बनाया है। फिर उसे एएसपी एडीसीपी को भेजेगा। मैं इसीलिए रिपीट कर रहा हूं, एक बार फिर जान लीजिए। जो नियम 16 के तहत अपनी संतुष्टि दर्ज करके एसपी एसएसपी डीसीपी को भेजेगा। तो संतुष्टि की बात मैंने आपको बता दी, कैसे संतुष्टि लिखेगा। फिर एसपी डीसीपी या डीएम जो संयुक्त मीटिंग में सीपी डीएम चर्चा करेंगे और गैंग चार्ट को अंतिम रूप देंगे, जिसका मिनट तैयार होगा, जो रूल 5(3) ये कहता है। अब एक चीज आता है कि ऐसे व्यक्ति को गैंग में सम्मिलित किया जाए कि न किया जाए जो 3 साल पहले कोई अपराध किया है। स्पष्ट जानिए कि जो रूल 4(2) का परंतुक है, उसमें लिखा हुआ परंतु ऐसे व्यक्ति को गैंग के साथ सम्मिलित नहीं किया जाएगा जो 3 वर्ष पूर्व गैंग के साथ अपराध किया है, परंतु उसका कृत्य गैंगस्टर की परिधि में ना आता हो। अगर गैंगस्टर की परिधि में आता है तो 3 साल पहले वाले को भी आप ऐड करेंगे। अगर आप निकाल रहे हैं तो एक रनिंग नोट बनाइए, उसमें सारे मुकदमों का विवरण लिखिए और क्यों निकाल रहे हैं इसकी वजह लिखिए। उस वजह को मानना ना मानना सीपी डीएम और एसपी का काम है, वो मानेंगे नहीं मानेंगे, आपको निर्देश करेंगे तो आपको सबको बनाना पड़ेगा। आप ऐसा करके ये नहीं कर सकते कि नहीं 3 साल का। आप देखिए किसको आप अलग कर सकते हैं। अभी एक बात यहां स्पष्ट हो लीजिए, आप एक गैंग बना रहे हैं, 302 का मुकदमा है, 396 का मुकदमा है, 5 लोगों के खिलाफ बना रहे हैं। अब गैंग लीडर के साथ एक आदमी मिस्टर एक्स 3 साल पहले 323, 5(4), 325 का मुकदमा कर रखा है, उसमें चार्जशीट लगी हुई है। अब आप जद्दोजहद में पड़ गए कि इस 3 साल पहले इसको रखे कि न रखे। ये तो अध्याय 2 जो है धारा 2 का धारा 1 में तो आ रहा है, अब क्या करें। तो भाई उसके साथ आप गैंगस्टर का उद्देश्य भी दिखिए कि उस 323, 325, 5(4) में क्या आर्थिक भौतिक दुनियावी लाभ था, क्या इससे लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न हुई थी। अगर नहीं हुई थी तो आप रनिंग नोट में लिखिए कि गैंग लीडर के साथ मिस्टर एक्स 3 साल पहले अपराध किए थे, लेकिन उसके बाद उनका कोई अपराध नहीं है और जो अपराध एक किए थे वो गैंगस्टर की परिधि में नहीं आता, क्योंकि आर्थिक भौतिक लाभ के लिए नहीं किया गया है और इसमें जो है लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न नहीं हुई है। बाकी आपको करना है, ये भी रूल आपने 12(5) मैंने आपको बता ही दिया है। गैंग चार्ट से संबंधित सारे दस्तावेजी साक्ष्य प्रभारी निरीक्षक थाना अध्यक्ष बादी द्वारा ही प्रमाणित होने चाहिए। फर्द बरामदगी की प्रति संलग्न होना चाहिए। अब यहाँ फर्द बरामदगी की चर्चा हुई तो एक चीज जान लीजिए, 4 मुकदमा 300